हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मुंशी प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा ली गई है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। गुल्ली डंडा, आइए देखते हैं कहानी को। हमारे अंग्रेजी दा दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राज है। यानी लेखक कहता है हमारे जो अंग्रेजी दोस्त है वह माने या न माने, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि गुल्ली डंडा सभी खेलों का राजा है। यह कौन कहता है? यह लेखक कहते हैं। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ, जी लोटपोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कोटे की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली और गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों अरुचि हो गई है। स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के लिए क्यों यह व्यसन मरते हो। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है तो यह क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फूट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई और झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसे छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचले की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब वाले बिगड़ रहे हो, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हो, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुध है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। लेखक कहता है कि मेरे हमजोलियों में एक लड़का का गया नाम था, मुझसे 2-3 साल बड़ा था। यानी लेखक कहते हैं कि मेरे हमजोलियों में जिनके साथ हम खेलते थे उसमें से एक लड़का था जिसका नाम था गया और वह मुझसे 2-3 साल बड़ा था। दुबला पतला, बंदरों की तरह लंबी लंबी पतली पतली उंगलियों, बंदरों की सी चपलता और वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपक। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से ही आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गुइया बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। यानी लेखक कहता है एक दिन मैं और गया दोनों ही अकेले खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर पिंड न छोड़। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ, मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने के बिना क्यों भाग जाते हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़े, न जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हूँ। मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी दाव दिया है दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौट, वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है।
भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसने मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है। यानी लेखक कहता है कि जब गया ने अमरूद खा लिया मेरा तो उसे मेरा दाव लेने का क्या अधिकार है, यानी कि मैं ही इस बार खेलूंगा, दाव मैं नहीं दूंगा। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, या मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जा। न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चाटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी ने शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों में बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी फूला न समाता। लड़कों से जीट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मैं मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा की बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारे को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे, भगवान हो भाई जाओ, हमें तो उसी उजड़ ग्राम में जीना है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी। मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल पड़ा। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने की अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपटकर रोऊं और कहूँ तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह पे मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहसी ठाठ में, रौब में, अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो? शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसे गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? मैंने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा, क्यों नहीं। आप मजे में रहें। बहुत मजे में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर है? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेले, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती में बहुत दूर एकांत में जाकर खेले। वहाँ कौन कोई देखने वाला बैठा होगा, मजे से खेलेंगे। बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर गया और मोटर में बैठाकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मग्न। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी? गया सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता, हुजूर किस लायक हूँ?
भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना लिखा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तानकर जमाया था, याद है न? वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें, तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती हो। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी। जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता था। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उसमें मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता था। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। टूट जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर जब ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांट लगाता। गया यह सारी बेकायदगियां देख रहा था पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटा पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धाधली की गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का संतोष नहीं प्रकट किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे। बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठ, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतने जोर से लगी कि जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धाधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय उल्लास से कहा, लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैं तो नहीं देखा। टन से बोली, सरकार और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बनाना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज न आती। मैं फिर से पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धाधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल को। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, उसी वक्त मुआवला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं, गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार चूक गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा, 1 मिनट में ही अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में चुक गए हो। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है। कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे। जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़प्पन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुर देखकर मैं चकित हो गया। डांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बात करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली, आज न लड़कपन में जो बातें थी आज उसमें प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वाले में एक युवक ने कुछ धंधली
कि उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की। उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, वह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई थी। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझ, वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।